बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करे होंगे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने चैप्टर नंबर 6 को बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट किया था बच्चों, और जिसमें हमने देखा कि हम जो है वो किस तरह से होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अब हम ना एक एक करके इन सब बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करते जाएंगे, सही है। अब उसमें से जो सबसे पहला था ना कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हम आज के लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, फिर इनका फंक्शन क्या है, किन फूड सोर्सेज से हमें ये मिलते हैं। ये सब कुछ हम आज के ना लेक्चर में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स ना हमें वर्ड से ही बच्चों पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में दो लफ्ज हैं, एक है कार्बो यानी कि कार्बन, और दूसरा है हाइड्रेट्स यानी कि हाइड्रेटेड, वाटर से निकला है ये वर्ड। तो कार्बोहाइड्रेट वर्ड का क्या मतलब हुआ? हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बन एंड हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? वाटर। जैसे कहते हैं ना स्टे हाइड्रेटेड, या फिर जो पानी कम पीता है तो उसको अक्सर डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर, हाइड्रा जो वर्ड है ना वो वाटर से निकला है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बन प्लस वाटर, सही है। मेन ये जो है ना ये क्या है? कार्बन प्लस वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि दो तरह के कंपाउंड्स हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और एक कौन से हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन जो एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स, यानी उन्हीं से मिलकर जो आगे कंपाउंड्स बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी होती है? 2:1, सेम उसी तरह जैसे वाटर में है। अब ये क्या मतलब है कि इसके अंदर 2:1 है? कि मैं आपको जब ये फॉर्मूला समझाऊंगी ना तो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे 2:1 है। अब वाटर में कैसे होती है हमारे पास रेशियो? H2O ना, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो वाटर में जो है हमारे पास किस तरह की रेशियो बन जाएगी? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कैसे होती है? 2:1। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है? 2:1 होती है। उसके अलावा इनको जो है वो सेकेराइड्स भी कहा जाता है। सेकेराइड्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, यानी एक और लैंग्वेज का, किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक नाम तो हमने हाइड्रेटेड कार्बन्स देख लिया और दूसरा नाम हमने क्या देखा? सेकेराइड्स यानी शुगर। तो इनको सेकेराइड्स भी कहते हैं। अब इनका जो जनरल फॉर्मूला है ना वो क्या है? CnH2ON। जनरल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो एक जनरली एक फॉर्मूला दिखा दिए जाते हैं ना, यानी अब आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना वो इसी फॉर्मूला की बेस पे बनेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 कार्बन वाला जो है हमने कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? सी एन की जगह ना हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो 3 कार्बन वाला अगर वो कंपाउंड है तो एन की जगह हम क्या लिख देंगे? 3। अच्छा, H2O एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कार्बन है और वाटर है, हाइड्रेटेड कार्बन है ना, तो कार्बन भी है इनके अंदर और वाटर भी है। अच्छा, अब एन की जगह हम क्या लिख देंगे? फिर से जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे 3। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? C3H, और ये 2 है ना, 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? 6H6, और O जो है उसके साथ 3 एज इट इज आ जाएगा। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना, तो 1 और 3 क्या हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। तो O हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा C3H6O3। अब यहाँ पे देखिए, जब हम रेशियो जो है, जब भी कोई चीज रेशियो में लिखते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ना, तो सिंप्लीफाई तब करते हैं जब वो दोनों सेम टेबल पे जा रही हो। अब ये दोनों तो सेम टेबल पे जा रहे हैं ना, 3 1s और 3 2s। तो ये क्या बन जाएगा? 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी आ गई? 2:1। रेशियो में निकालने के लिए हम हमेशा हर चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी कार्बन एटम्स वाला कंपाउंड हो जाएगा, एंड में रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2:1 ही निकलेगी। या आप लोग खुद ये एक्टिविटी करें, यहाँ पे 5 6 7 डिफरेंट कार्बन एटम्स लगा के देखें ना, यहाँ पे एन की जगह डिफरेंट वैल्यूज लगा के देखें, एंड में रेशियो हमेशा कितनी आएगी? 2:1 ही आएगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो इसमें कितनी है? 2:1। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास 3 क्लासेस हैं जिसको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक है मोनोसेक्राइड्स, एक है डाइसेक्राइड्स और एक है पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जो है वो सबसे सिंपल है, उसके बाद डाइसेक्राइड्स आती है और उसके बाद जो है वो कौन सी क्लासेस आती हैं? पॉलीसेक्राइड्स आती हैं। मोनोसेक्राइड्स जो है ना वो अपने नाम से ही पता चल रहा है। मोनो कहते हैं एक को, सिंगल,
जो एक चीज होती है ना उसको कहते हैं मोनो, और सेक्राइड का मतलब क्या होता है, शुगर। यानी कि ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर सिंगल शुगर प्रेजेंट है, यानी सिर्फ वन शुगर प्रेजेंट है। मोनोसेक्राइड सबसे सिंपल शुगर्स है, इनके अंदर सिर्फ सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल होता है, एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है, और ये जो है ना वो वाटर के अंदर बहुत आसानी से सॉल्युबल होती है, यानी घुल जाती है, सॉल्युबिलिटी इनकी वाटर में बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम इनको पानी में डालते हैं ना, फौरन से उसके अंदर जो है वो हल हो जाती है, मतलब इनकी ये ना फौरन से वाटर में क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। और इनका टेस्ट बहुत ज्यादा स्वीट होता है, यानी कि मीठा टेस्ट होता है, जैसे कि फ्रूट्स है, हनी है, ये जो चीजें होती है ना इनके अंदर क्या होती है, ये क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो इनका टेस्ट जो है वो बहुत स्वीट होता है, बहुत ज्यादा मीठा टेस्ट होता है। उसके बाद इनके अंदर 3 से 7 तक कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 3 to 7। एक शुगर मॉलिक्यूल तो इनके अंदर एक ही होगा शुगर का, लेकिन कार्बन एटम्स उनके अंदर 3 से लेके 7 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब इनमें सबसे कॉमन कौन से मोनोसेक्राइड्स हैं, पेंटोजेस 5 कार्बन वाले और हेक्सोजेस 6 कार्बन वाले। मतलब कार्बन एटम्स 3 to 7 इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं और 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स। अब इनकी ना हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो मोनोसेक्राइड्स है ना उनके अंदर 3 से लेके 7 तक जो है वो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले हैं वो ज्यादा कॉमन है, यानी ज्यादातर जो हम फूड्स वगैरह जो भी लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ज्यादातर 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले जो है वो ही पाए जाते हैं। ये 3, 4 और 7 वाले जो है वो कम कम होते हैं। तो हम अपनी एग्जाम्पल्स में भी देखें ना, 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले ही डिस्कस कर रहे हैं। जो 5 कार्बन वाले होते हैं ना मोनोसेक्राइड्स, उनको हम कहते हैं पेंटोजेस, और जो 6 कार्बन वाले होते हैं वो होते हैं हेक्सोजेस। तो पेंटोजेस के 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस की हुई है, एक राइबोस और एक डीऑक्सी राइबोस। यानी राइबोस जो है ना, देखिए 5 कार्बन वाला है ना, तो इसी तरह से जब हम अपने CnH2O और N इस फॉर्मूला में जब हम N की वैल्यू लगाएंगे ना 5 और यहाँ पे भी 5, तो देखिए C की जगह 5 आ गया, 2 और 5 जब वो हाइड्रोजन का जब 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो गया, और ऑक्सीजन का एज इट इज 5 आ गया। लेकिन डीऑक्सीराइबोस में क्या है, डी का मतलब होता है डेफिशिएंट और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी इसके अंदर एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ये भी राइबोस ही, लेकिन एक ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो ये जो ऑक्सीजन 5 है ना यहाँ पे एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन इसके कितने हो जाएंगे, 4। तो इसका फॉर्मूला ये है राइबोस का, और डीऑक्सीराइबोस का ये है। यही जो राइबोस शुगर है ना, ये आगे चल के आरएनए बनाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये जो डीऑक्सीराइबोस है ना, ये आगे चल के डीएनए बनाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 हेक्सोजेस के बारे में भी बताया हुआ है, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज और एक है गैलेक्टोज। अच्छा, अब ना सबसे पहले जो हमें पेंटोजेस की 2 एग्जांपल्स दी हुई है ना, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, उनको हम ड्रॉ करके ना उनका स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो पेंटोजेस है ना 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, ये सबसे पहले आपने ना इनकी 5 कॉर्नर्स वाला ना इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बना लेना, 1 2 3 4 5, जैसे पेंटागन, वो तो सबने बचपन में सीखा वही है ना इस तरह से। ये जो हम पेंटागन बनाते हैं ना, ये आपने इस तरह से बना लेना है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपने बनाना है, मतलब एक घर सा बना लेना है, और इसके सबसे ऊपर आपने किसको बिठाना है, ऑक्सीजन को। यानी ये जो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर है इस पे आपने ऑक्सीजन को बिठाना है, और बाकी सब कॉर्नर्स पर आपने जो है वो एक एक कार्बन एटम बना देना है। इस तरह से दोनों में ना आपने इस तरह से एक एक कार्बन एटम बना देना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमने इनको 4 नहीं रहने देना, 5 पूरा करना है। तो ये जो आखिरी हमने कार्बन बनाया ना, इसके ऊपर हमने एक ब्रांच लगा के एक और कार्बन बना देना है, इसके ऊपर भी हमने एक ब्रांच लगा के एक और कार्बन बना देना है। तो इस तरह से पहले हमने इसको कंप्लीट करना है अपनी रिंग को। अब अगर देखा जाए तो ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, सही है, कार्बन नंबर 1। ये कार्बन नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, और ये जो अब बनाया ना ये नंबर 5 है। डीऑक्सीराइबोस में भी सेम है, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस दोनों बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए मैं आपको दोनों ना साथ साथ बना बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको किसी में भी ना कंफ्यूजन ना आ रहे। सही है, ये 4 और ये 5। सो ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम। अगर आपको ये आ गया तो आपको ये भी आ जाएगा, दोनों आपको साथ साथ आ जाएंगे। सही है। अच्छा, अब हमारे पास ना 2 चीजें होती हैं। जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, अब क्योंकि हमने देखा ना हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बन प्लस वाटर, यही चीज है ना कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये इस तरह से होता है कि H2O की जब हम ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो हमारे पास एक जो है वो हाइड्रोजन का, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो ये इस तरह का एरो इसका होता है। तो एक हाइड्रोजन का आयन बन जाता है और साथ में एक ना OH हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है। लेकिन ना 2 हाइड्रोजन भी पूरे, एक ऑक्सीजन भी पूरे, इसकी ब्रेक डाउन इस तरह से होती है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो अलग हो जाता है।
तो अब ये जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स है ना, इनके ऊपर आपने इसी तरह से इनको लगाना है, क्योंकि H2O है ना, वाटर है, तो आपने हाइड्रोक्सल आइन और हाइड्रोजन आइन दोनों को आपने लगाना है इसके साथ। तो जो सबसे पहला कार्बन एटम है ना, ये अब सीक्वेंस चेंज नहीं करना किसी का भी, आपने सीक्वेंस के पहले जहां पे हाइड्रोक्सल है वहां पे हाइड्रोक्सल लगाना है, जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन लगाना है एज इट इज। जो पहला कार्बन है ना, इसमें ऊपर हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोक्सल आइन आता है, और नीचे हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन आइन आता है, सही है। पहले कार्बन के ऊपर, इसके भी पहले कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल आइन आता है और नीचे क्या आता है, हाइड्रोजन आइन, सेम है दोनों बिल्कुल, ऊपर हाइड्रोक्सल आइन नीचे हाइड्रोजन, ये बात याद रखनी है पहले कार्बन के ऊपर। अब जो दूसरा कार्बन है, सही है, अब राइबोज और इसका दूसरा कार्बन पे आपने फोकस करना है, क्योंकि ये वो मेन पॉइंट है जहां पे इनका डिफरेंस आता है, उसके अलावा ये बिल्कुल सेम है। जो राइबोज का दूसरा कार्बन है ना, उसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे पहले में हाइड्रोक्सल ऊपर और हाइड्रोजन नीचे था ना, दूसरे कार्बन में जो है वो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोक्सल जो है वो नीचे रह जाएगा। आपने ये याद रखना है, पहले में हाइड्रोक्सल ऊपर, दूसरे में बात उल्टी है। अच्छा, इसमें भी सेम ऐसे ही है, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोक्सल तो नीचे आएगा, लेकिन ये डीऑक्सीराइबोज है, इसमें एक ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंसी है ना, एक ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। तो हम जो है वो OH के बजाय सिर्फ H लिखेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर से निकल जाएगा, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। बाकी आगे सारा सेम है। आगे जैसे ये था नंबर 2 वाला, नंबर 3 वाला भी उसी की तरह हमारे पास सेम बनेगा। इसका भी नंबर 3 वाला ऐसे ही है, हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सल आइन जो है वो नीचे है। पहले वाले में हाइड्रोक्सल ऊपर था, दूसरे वाले में हाइड्रोक्सल नीचे है, तीसरे वाले में भी हाइड्रोक्सल नीचे है। अगर आप इस तरह भी याद रखना ना कि हाइड्रोक्सल कहाँ पर है, तो हाइड्रोजन तो फिर आपको खुद भी साथ ही याद रह जाएगा कि अगर हाइड्रोक्सल नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर है। अच्छा, अब ये जो चौथा है ना, इसको आपने ध्यान से देखना है, जहां पे भी हमने कार्बन को इस तरह से ब्रांच की फॉर्म में लगाना है ना, अलग से कार्बन एटम्स हमारे पूरे हो रहे हैं और हमने कार्बन को इस तरह ब्रांच लगा के, ये चेन लगा के साथ अलग से लगाना है, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, CH2OH, ये आपने लिखना है, सही है। तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, CH2OH, इस तरह से आपने इसको लिखना है, यानी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सल आइन लगा के आपने इस तरह से इसको लिखना है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे भी सेम होगा, CH2OH, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सल कह रही हूँ, हाइड्रोजन आइन हमारे पास नीचे इसमें आ जाएगा। तो ये इस तरह से राइबोज और डीऑक्सीराइबोज बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट पे सेकंड जो कार्बन है ना, उस जगह पे डिफरेंस आता है कि इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हेक्सोसिस को ना। हेक्सोसिस में हमें 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की और फ्रुक्टोज की, सही है। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ना, वो इनका स्ट्रक्चर भी तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता है। अगर आपको ग्लूकोज आ गया तो आपको गैलेक्टोज की भी समझ आ जाएंगी। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल हेक्सागोन की तरह ही है, जैसे हेक्सागोन होता है ना, वो 6 कॉर्नर वाली रिंग बनाता है। लेकिन जो फ्रुक्टोज है ना, उसने बोला मैंने इन दोनों की तरह नहीं बनना, मुझे जो है वो राइबोज की तरह ही बनना है। तो फ्रुक्टोज जो है उसने अपना स्ट्रक्चर राइबोज की तरह ही रखा हुआ है, लेकिन कार्बन एटम्स उसके अंदर 5 नहीं होंगे राइबोज की तरह, कार्बन एटम्स उसके 6 ही होंगे, क्योंकि ये एक हेक्सोज है ना। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अच्छा, वैसे तो ना आप लोगों को देखने में ये लग रहे होंगे कि ये ना 5 स्ट्रक्चर्स हैं और बड़े मुश्किल हैं 500 स्ट्रक्चर्स याद करने, लेकिन असल में ना अगर देखा जाए तो ये 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं याद, जो आपने रखने हैं। क्योंकि अगर आपको राइबोज याद रह गया तो डीऑक्सीराइबोज तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि डीऑक्सीराइबोज में सेम आपने राइबोज जैसा बना देना है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे आपने एक ऑक्सीजन नहीं बनानी। अगर आपको ग्लूकोज याद रह गया तो आपको गैलेक्टोज भी याद रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी बिल्कुल सेम है। उस सिर्फ आपने ना डिफरेंस का पॉइंट याद रखना है, जैसे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 में डिफरेंस आता है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में भी हम देखेंगे कार्बन नंबर 4 में एक डिफरेंस आएगा छोटा सा, बाकी ये दोनों भी बिल्कुल क्या है, सेम है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, ऑक्सीजन से होती है ना, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले ऑक्सीजन ही बनाएंगे, और ऑक्सीजन के बाद सबसे पहला कार्बन जो है वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में भी इसी कॉर्नर पर था, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में भी इसी कॉर्नर पर होगा। फिर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है ना, तो छठा कार्बन हमारे पास जो है वो ऊपर आ जाएगा चेन के साथ, ब्रांच के साथ, यानी ब्रांच बना के ऊपर आ जाएगा। ब्रांच किसको कहते हैं, शाख को ना, एक ब्रांच के साथ लग के ये ऊपर आ जाएगा। इधर भी स्टार्टिंग ऑक्सीजन से ही होगी, फिर पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन आ जाएगा। इसी तरह से आपने कार्बन की ना नंबरिंग भी लिखनी है लाजमी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इधर भी इसी तरह से है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, सेम इस तरह से।
اچھا اب آپ نے نا کیا کرنا ہے یہاں پہ کہ سب سے پہلے نا جو یہ ہے گلوکوز اور گیلیکٹوز، بالکل کاربن نمبر 1 ان کا بالکل سیم ہے. جیسے رائبوز میں کاربن نمبر 1 میں اوپر ہائیڈروکسل اور نیچے ہائیڈروجن گروپ تھا نا، اس میں اس طرح نہیں ہوگا، اس کی سٹارٹنگ ڈفرینٹ ہوگی. اس میں ہائیڈروجن گروپ جو ہے وہ اوپر ہوگا، سوری اس سے ڈرا کرتے ہیں، ہائیڈروجن گروپ جو ہے وہ اوپر ہوگا اور ہائیڈروکسل گروپ جو ہے وہ نیچے ہوگا. گیلیکٹوز بھی جو ہے وہ اسی کی طرح ہے بالکل، تو اس میں بھی ہائیڈروجن گروپ اوپر ہوگا، ہائیڈروکسل گروپ جو ہے وہ نیچے ہوگا. آپ کو اس میں سے ایک بھی یاد رہ گیا نا، گلوکوز آپ نے یاد رکھنا ہے، گیلیکٹوز آپ کو خود بخود آٹومیٹکلی آ جائے گا. اچھا اب دیکھو جو کاربن نمبر 2 ہے نا، وہ بولے گا میں نے بھی پہلے والے کی طرح ہی بننا ہے. تو دونوں میں کاربن نمبر 2 نے بولا میں نے بھی پہلے والے کی طرح ہی بننا ہے، تو کاربن نمبر 2 کو گلوکوز نے بھی بولا کہ چلو ٹھیک ہے تم بھی پہلے والے کی طرح بن جاؤ، تو یہ بھی اسی کی طرح بن گیا. گیلیکٹوز نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے تم پہلے والے کی طرح بن جاؤ، تو یہ پہلے والے کی طرح ہی ایز اٹ از بن گیا، ہائیڈروجن اوپر ہائیڈروکسل نیچے. لیکن جو تیسرا کاربن تھا نا، اس نے کہا بھائی میں نے تو پہلے دونوں کی طرح نہیں بننا، مجھے کچھ الگ کرنا ہے. تو گلوکوز نے کہا چلو ٹھیک ہے تم الٹے ہو جاؤ. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنا ہائیڈروکسل اوپر لکھ دیا اور ہائیڈروجن جو ہے وہ نیچے آ گیا. تو اس نے بھی ہائیڈروکسل اوپر آ گیا اور ہائیڈروجن جو تھا وہ نیچے آ گیا. اب جو مین ڈفرینس آنا ہے نا، وہ کاربن نمبر 4 پہ آنا ہے. صحیح ہے، یہ آپ نے پوائنٹ ڈفرینس کا یاد رکھنا ہے. رائبوز اور ڈی آکسی رائبوز میں کاربن نمبر 2 پہ ڈفرینس آیا تھا، گلوکوز اور گیلیکٹوز میں جو ہے وہ کاربن نمبر 4 پہ ڈفرینس آتا ہے ان دونوں میں. اب جو گلوکوز کا کاربن نمبر 4 ہے نا، اس نے بولا میں نے تو بھائی پہلے دونوں کی طرح ہی بننا ہے. تو گلوکوز نے کہا ٹھیک ہے تم پہلے دونوں کی طرح ہی بن جاؤ. تو اس نے بھی اپنا ہائیڈروجن اوپر لکھ دیا اور ہائیڈروکسل جو ہے وہ نیچے لکھ دیا. لیکن جو گیلیکٹوز کا کاربن نمبر 4 تھا نا، اس نے کہا بھائی میں نے پہلے دونوں کی طرح تو نہیں بننا، میں نے تیسرے والے کی طرح ہی بننا ہے. تو گیلیکٹوز نے کہا کہ ٹھیک ہے تم تیسرے والے کی طرح بن جاؤ. تو اس کا ہائیڈروکسل اوپر آ گیا اور اس کا ہائیڈروجن جو تھا وہ نیچے آ گیا. اب دیکھیں گلوکوز میں پہلا دوسرا چوتھا بالکل سیم ہے، ہائیڈروجن اوپر ہائیڈروکسل نیچے، پہلے میں بھی دوسرے میں بھی چوتھے میں بھی، صرف تیسرا جو ہے وہ الٹا ہے. لیکن گیلیکٹوز میں پہلا دوسرا سیم ہے اور تیسرا چوتھا بھی ایک دوسرے کے کیا ہے، سیم ہے. اور ان کے اندر ڈفرینس جو ہے وہ صرف کاربن نمبر 4 پہ ہے، باقی یہ پورا جو ہے وہ سیم ہے. آگے جو میں نے آپ کو برانچ لکھنے کا طریقہ بتایا تھا کہ برانچ میں جو کاربن جائے گی اس کے ساتھ اس کو ہم CH2OH لکھتے ہیں، تو ادھر بھی ہم اسی طرح سے CH2OH لکھیں گے اس کو. اور صرف یہاں پہ اب کیا ہوگا کہ جو رائبوز کی برانچ والا کاربن تھا نا، اس کے نیچے ہم نے ہائیڈروکسل گروپ کو لگایا تھا نا، لیکن یہاں پہ جو برانچ والا نہیں ہائیڈروکسل گروپ کو نہیں، ہائیڈروجن گروپ کو ہی لگایا تھا، سوری ہائیڈروجن گروپ کو لگایا تھا. تو یہاں پہ بھی ہائیڈروجن گروپ کو ہی لگائیں گے برانچ، کیونکہ برانچ والے کاربن میں ہائیڈروکسل گروپ اوپر آ جاتا ہے نا ساتھ ہی، تو نیچے ہمارے پاس کون سا گروپ آئے گا، ہائیڈروجن گروپ آئے گا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ برانچ والا جو کاربن ہے اس میں نیچے ہائیڈروجن گروپ لگے گا، اوپر جو ہے وہ ہم CH2OH جب لکھ دیتے ہیں تو ہائیڈروکسل گروپ اوپر آ جاتا ہے ساتھ ہی. اب ہم تھوڑا سا نا فرکٹوز کے سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں. فرکٹوز جو ہے نا، اس نے ایک بالکل الگ کام کیا. ایک تو وہ ہیگزوز ہے، 6 کاربن والا ہے، لیکن اس نے بولا میں نے اپنا گھر جو ہے نا وہ گلوکوز اور گیلیکٹوز کی طرح کا نہیں بنانا، مجھے اپنا گھر رائبوز کی طرح کا بنانا ہے. تو پھر فرکٹوز نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا گھر جو ہے وہ رائبوز کی طرح کا ہی بنا لو. تو اب فرکٹوز کا جو گھر ہے وہ ہے تو رائبوز کی طرح کا، لیکن یہ 5 کاربن والا نہیں ہے، یہ تو 6 کاربن والا ہے. تو اب ہم نے اس کے 6 کاربن اسی طرح کے گھر کے اندر پورے کرنے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اوپر یہاں پہ آکسیجن لکھتے ہیں نا، اسی طرح ہم یہاں پہ بھی سب سے پہلے اوپر آکسیجن لکھ دیں گے. یہاں سے ہمارے پاس کاربن شروع ہوتا ہے، یہاں پہ ہم کاربن لکھیں گے، لیکن یہاں پہ بھی ایک ہم نیچے کی طرف کیا بنا دیں گے، برانچ بنا دیں گے کاربن کو پورا کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمارا ایک کاربن یہاں پہ، ایک کاربن یہاں پہ، ایک کاربن یہاں پہ، اور پھر یہاں پہ تو ہم اکثر برانچ بناتے ہی ہیں نا کاربن کو پورا کرنے کے لیے، تو یہاں والی بھی ہم برانچ بنا دیں گے. یعنی اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 2 برانچز بنیں گی، ایک یہاں پہ سب سے پہلے والے میں، ایک یہاں پہ آخری والے میں. لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کاربن نمبر 1 ہم اس کو نہیں بولیں گے کہ اس کے ساتھ یہ برانچ لگی ہے، یہ کاربن نمبر 1 نہیں ہے، بلکہ کاربن نمبر 1 جو ہے اس میں وہ کاربن ہے جو برانچ کے ساتھ نیچے آ گیا، یہ کاربن نمبر 1 ہے. یہ کاربن نمبر 2 ہے ہمارے پاس. پھر آگے یہ 3 4 5 6 تو ایسے ہی آ جائیں گے. لیکن یہ بات اب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو برانچ کے ساتھ نیچے آیا ہے نا، یہ کاربن نمبر 1 ہے. یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے 1 2 3 4 5 اور 6. اب اس کے بعد اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، یہ جو برانچز ہم نے نیچے لگائی ہیں نا، ان کے ساتھ آپ نے CH2OH لکھ دینا ہے. صحیح ہے، یہ بھی CH2OH، جو تو میں نے آپ کو شروع میں ہی فارمولا یاد کروا دیا تھا کہ جو بھی کاربن کی برانچ نیچے آ جائے گی وہ اس طرح ہوگی CH2OH. اب یہ بھی ہمارے پاس ہو جائے گی CH2OH. لیکن اب نا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو برانچ
एक तो जो ब्रांच यहाँ पे लगी है उसके नीचे तो हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा, जैसे बाकी सब में हुआ सेम वैसे ही कि जब कार्बन के ऊपर हमने एक ब्रांच लगाई है कार्बन की CH2OH वाली, तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ऊपर आ गया, तो हमने नीचे कौन सा ग्रुप लिखना है, हाइड्रोजन का ग्रुप लिखना है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ना, ये चीज वो तो डिफरेंट हुई ना कि शुरू वाले कार्बन पे पहले कभी भी ब्रांच नहीं आई थी और इस तरह से नीचे जाके वो कार्बन नंबर 1 नहीं बना था, यहाँ पे ये चीज भी तो डिफरेंट हुई है। तो यहाँ पे एक और काम भी डिफरेंट होगा, फिर यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहे यहाँ पे है, फिर भी यहाँ पे जो ऊपर ब्रांच हमारे पास ऊपर जो आएगा ना अटैच होगा ग्रुप, वो भी हाइड्रोक्सिल ही होगा। तो ये दोनों चीजें इस पॉइंट पे जो है वो डिफरेंट होंगी कि एक तो कार्बन नंबर 1 नीचे आ गया ब्रांच के साथ, और दूसरा जो है वो कार्बन की ब्रांच होते हुए भी ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं लगा। बाकी सब में CH2OH के साथ हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, बल्कि इसके पांचवें में भी CH2OH के साथ नीचे हाइड्रोजन ग्रुप ही लगा है, लेकिन इस जगह पे जो है वो ऐसा नहीं हुआ। बाकी जो है ये 3 और 4, 3 में हाइड्रोक्सिल ऊपर और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, और 4 में जो है वो हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सिल नीचे आ जाएगा। इसको आपने इस तरह से बना देना, जैसे इसमें हाइड्रोक्सिल ऊपर है ना, इसके साथ वाले में भी हाइड्रोक्सिल ऊपर आ जाएगा, और इसके साथ वाला इससे ऑपोजिट हो जाएगा। सिर्फ ये पॉइंट आपने इसका जो है वो याद रखना है कि जिसमें यहाँ पे कार्बन जो है वो ब्रांच के साथ आएगा, कार्बन नंबर 1 CH2OH, और इसके ऊपर भी कौन से लगेगा हमारे पास ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा। अब आगे जो हमारे पास दूसरी क्लास है ना कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है डाइसेक्राइड्स। डाई का मतलब होता है 2 यानी 2। अच्छा, डाई कहते हैं हम 2 को, और सेक्राइड कहते हैं शुगर को। तो अब इसके अंदर ना 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब कैसे होते हैं 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स, कोई भी 2 मोनोसेक्राइड के यूनिट्स जो है ना वो आपस में मिलते हैं और एक डाइसेक्राइड बना देते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो सुक्रोज है, तो उसके अंदर हमारे क्या होगा कि एक ग्लूकोज का यूनिट और एक फ्रुक्टोज, ये दोनों जो है वो मिलेंगे और क्या बना देंगे, सुक्रोज बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास, और सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है और ये दोनों मोनोसेक्राइड हैं, तो कोई भी 2 जो है वो मोनोसेक्राइड मिलते हैं और क्या बना देते हैं, एक डाइसेक्राइड बना देते हैं। अच्छा, अब ये जो है वो वाटर में लेस सॉल्युबल है। जैसे मोनोसेक्राइड बहुत ज्यादा सॉल्युबल थे ना, पानी में फौरन से सॉल्व हो जाते थे, ये जो है वो उन सॉल्युबल तो है लेकिन उनसे कम सॉल्युबल है। जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है ना, उसको आप पानी में जब भी मिलाओ ना, वो फौरन से पानी के अंदर ना मिक्स हो जाएगी, सही है। लेकिन जो है शुगर, जो हमारी टेबल शुगर है, जो चीनी हम यूज करते हैं ना घर में, वो डाइसेक्राइड होती है, उसे सुक्रोज कहते हैं। मेनली वो डाइसेक्राइड में से भी कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। तो उसको जब पानी में डालते हैं तो ऐसे डालते साथ वो मिक्स तो नहीं हो जाती ना, थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है, हो जाती है लेकिन थोड़ा सा करना पड़ता है। तो उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो मोनोसेक्राइड से कम है डाइसेक्राइड्स की। उसके अलावा इनका टेस्ट स्वीट तो है, ऐसा नहीं है कि स्वीट नहीं है, मीठे तो ये भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड ये थोड़े से कम स्वीट होते हैं टेस्ट में। अच्छा, अब इनकी जो एग्जांपल्स है, इसमें भी हमें 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक है सुक्रोज जो हमारी टेबल शुगर है, और एक है हमारे पास एग्जांपल में माल्टोज। जो सुक्रोज है ना, वो किस 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलेंगे आपस में और क्या बना देंगे, सुक्रोज बना देंगे। और माल्टोज जो है वो किन 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, यानी 2 ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, माल्टोज बना देंगे। अच्छा, अब सबसे पहले ना हम सुक्रोज को समझ लेते हैं जो कि डाइसेक्राइड है, और कौन से 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। अब ये कैसे बनता है इनसे मिलकर, मैं आपको वो बॉन्ड समझाने लगी हूँ, अपने बड़े ध्यान से देखने से। आपकी बुक में वो बॉन्ड बना हुआ है लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो यहाँ पे मैं आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगी हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज हमने सीख लिया कैसे बनाना है, और मैंने एक फ्रुक्टोज बना दिया। लेकिन फ्रुक्टोज क्या है कि देखना, ग्लूकोज तो हमने सीधा सीधा ही बनाया जैसे बनाते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज को ना ऐसे फ्लिप करके बना दिया, समझ लें ऐसे था ना, ऐसे करके बना दिया। कि ऐसे कर दिया, लेकिन ना ये कार्बन नंबर 1 और 2 इस साइड पर थे ना, हमने उनको इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, कार्बन नंबर 5, 6 को उस साइड पे शिफ्ट कर दिया। मतलब कि जैसे ये यूं मूव कर रहा था ना, हमने इसको यूं मूव करा दिया। बात बिल्कुल एक ही है, सिर्फ हमने इसको समझ ले यूं फ्लिप कर दिया। क्यों फ्लिप किया, इसका मकसद ये है क्योंकि ना इसका जो बॉन्ड बनता है ना, वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान में बनता है। तो हमने फ्लिप करके कार्बन नंबर 2 को इसके सामने लिया, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रखा। जैसे 2 के साथ नीचे हमारे पास 1 कार्बन नंबर 1 अटैच था, CH2OH के साथ ऊपर हाइड्रोक्सिल अटैच था, सेम वैसे ही रखा। उसके बाद नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे था। नंबर 4 पे हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सिल नीचे था। नंबर 5 पे ऊपर ये CH2OH वाला कार्बन अटैच था, नीचे हाइड्रोजन अटैच था, बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा,
अब हमारे पास बॉन्ड जो बनता है ना वो किसके दरमियान में बनेगा, ये जो नंबर 1 का हाइड्रोक्सल है ना और ये जो नंबर 2 का हाइड्रोक्सल है, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। अब वो बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा कि जब भी हमारे पास दो मोनोसेक्राइड जो है वो बॉन्ड बनाते हैं ना और एक सुक्रोज का या डाइसेक्राइड का मॉलिक्यूल बनता है कोई भी, तो उसमें से ना एक वाटर का मॉलिक्यूल हमेशा रिलीज भी होता है, वाटर का मॉलिक्यूल हमेशा इसमें से बाहर को भी निकलेगा। अब कैसे निकलेगा कि देखे ना, ये दो हाइड्रोक्सिल है, ये दो हाइड्रोक्सिल है, सही है। अब वाटर के मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए ना, अब कहीं से भी मतलब ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो बाहर निकल जाएंगे और दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन, लेट्स सपोज ये वाला ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से क्या हो गया, बाहर की तरफ निकल गया। अब पीछे बच गया सिर्फ एक ऑक्सीजन। तो अब ये बॉन्ड हमारे पास जो है ना वो इस तरह से बनेगा कि वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाएगा और पीछे हमारे पास ये इस तरह से ना ये हाइड्रोक्सल दोनों के दोनों हमारे इसके खत्म हो जाएंगे, पीछे हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा। और वो कैसे बॉन्ड बनाएगा कि वो यूं इसके साथ भी और इसके साथ भी ऐसे करके आके ये ऑक्सीजन दरमियान में जो है वो अटैच हो जाएगा और इनके दरमियान में एक ऑक्सीजन जो है वो इधर भी मूव कर रहा है, यानी इसके साथ भी वो ऑक्सीजन अटैच है और इसके साथ भी अटैच है। ये जो ऑक्सीजन है ना ये इनके दरमियान में इस तरह से बॉन्ड बना देगा और इन दोनों को साथ में क्या कर देगा, जोड़ देगा। समझ आई आपको मेरी बात। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, कैसे, एक हाइड्रोजन इससे आया, एक हाइड्रोजन इससे आया, एक ऑक्सीजन दोनों में से किसी से भी आके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, पीछे जो एक ऑक्सीजन बच गया वो दोनों के दरमियान में शेयर हो गया और दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया उस ऑक्सीजन के जरिए से। तो इस तरह से हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बॉन्ड बन गया और ये अब जो पूरा एक कंपाउंड है ना, ये जो बॉन्ड बना हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुक्रोज। अच्छा, अब सुक्रोज के बाद जो अगला डाइसेक्राइड हमारे बुक में बताया हुआ है ना वो है माल्टोज। माल्टोज जो है ना वो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। जैसे सुक्रोज जो है वो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है ना, ऐसे जो माल्टोज है वो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अच्छा, अब हमने ना दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बना लिए। देखिए ये भी बिल्कुल एज इट इज जैसे ग्लूकोज हमने सीखा हुआ है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोक्सिल, पहले वाला कार्बन इस तरह से ये 6 कॉर्नर्स वाला ये बन गया, इधर ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद सेकंड कार्बन जो है उस पर भी एज इट इज फर्स्ट कार्बन की तरह ही हमारे पास आ जाएगा। थर्ड वाले में जो है वो ऊपर हाइड्रोक्सिल है नीचे हाइड्रोजन है, चौथा वाला जो है वो भी पहले वाले की तरह ही है। 1, 2 और 4 जो है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरह था ना हमारा ग्लूकोज, 1, 2 और 4 सेम थे, थर्ड डिफरेंट था। और जो गैलेक्टोज था उसमें 1, 2 सेम थे और 3, 4 सेम थे, इस तरह था ना। अच्छा, तो ग्लूकोज हमने बनाया 1, 2 और 4 हमारे पास सेम है, थर्ड जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद नंबर 5 वाले में इसी तरह से ऊपर एक कार्बन CH2OH वाला कार्बन है और नीचे हाइड्रोजन है, इस तरह। अच्छा, अब ये जो सेकंड ग्लूकोज हमने बनाया ना, ये तो हमने सारा स्ट्रक्चर सीखा हुआ है। अब जो सेकंड ग्लूकोज हमने बनाया, अब हमने क्या किया कि इसको भी एज इट इज हमने ना सेम बना दिया, जैसे ये बनाया बिल्कुल ऐसे ही हमने ये वाला ग्लूकोज बना दिया। अब दोनों ग्लूकोज बन गए। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनना है जो कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बनेगा और बिल्कुल सेम वैसे बनेगा जैसा हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बॉन्ड था। ये दो जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी दो मोनोसेक्राइड्स का बॉन्ड बनेगा तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इसके अंदर से। तो इसमें से भी ऐसे ही निकल जाएगा कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों जो है वो मिलके दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना देंगे और इन दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा और एक ऑक्सीजन जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जो कि दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। तो ये इनका बॉन्ड जो है वो हमारे पास इस तरह से करके ये दोनों के दरमियान एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों जो है वो आपस में एक ऑक्सीजन को क्या करेंगे, शेयर। बस बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपको पहले बनाने आते हैं, वो आपने बना लेने हैं और ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में आपने क्या बना देना, ऑक्सीजन का बॉन्ड बना के ये शो कर देना कि ये दोनों का जो है वो बॉन्ड बन चुका है। और अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, माल्टोज का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब वैसे बच्चों को ना ये कार्बोहाइड्रेट्स बड़े डिफिकल्ट लगता है कि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपने सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स को सीखना है। एक आपने राइबोज को सीख लेना है। जब राइबोज आपको आ जाएगा तो डीऑक्सीराइबोज बिल्कुल सेम है, सिर्फ सेकंड वाला जो कार्बन है उसमें आपने ऑक्सीजन नहीं लगाना, एक ऑक्सीजन आपने उसमें से काट देना है। उसके बाद जो ग्लूकोज अगर आपको आ गया तो गैलेक्टोज बिल्कुल सेम है, बस जो ये फोर्थ कार्बन है यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आ जाता है। सिर्फ डिफरेंस का पॉइंट आपने याद रखना है। तो एक आपने राइबोज सीख लिया, एक आपने ग्लूकोज सीख लिया, ये दोनों आपने सीख लिए। तीसरा जो फ्रुक्टोज थोड़ा सा डिफरेंट है उसको आपने सीख लिया, सही है। जब राइबोज और ग्लूकोज सीख लिया तो डीऑक्सीराइबोज और गैलेक्टोज आपको ऑटोमेटिकली आ गया। अब उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज का, वो था आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको पहले आता है, वो आपने बना के उसके फर्स्ट
कार्बन और सेकंड कार्बन में बॉन्ड बनाना है। फर्स्ट कार्बन किसका? ग्लूकोज का, और सेकंड कार्बन किसका? फ्रुक्टोज का। तो उसके दरमियान में बॉन्ड बनना है। और इधर क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड किसके दरमियान में, ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन, जब सुक्रोज का बॉन्ड है। और अब माल्टोज का जो बॉन्ड बनना है वो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनना है। तो पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन है और दूसरे वाले ग्लूकोज का चौथा कार्बन है, उसके दरमियान में बॉन्ड बनना है। और बॉन्ड बिल्कुल सेम तरीके से बनना है, सिर्फ H2O का मॉलिक्यूल बीच में से निकल जाएगा और ऑक्सीजन रह जाएगा, जो दोनों के दरमियान में क्या बना देगा? बॉन्ड बना देगा। आगे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की जो तीसरी क्लास है ना, वो क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, यानी कि काफी सारे, और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। मोनोसेक्राइड्स में सिंगल शुगर थी, डाइसेक्राइड्स में दो शुगर्स थी, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स में काफी सारी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। अब कितनी सारी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर कि ये ना बहुत बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर 100 to thousands ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं, यानी कि 100 to thousands ऑफ ग्लूकोज की चेन्स होंगी या फ्रुक्टोज की। इस तरह से जो एक मोनोसेक्राइड होता है ना, उसकी 1000 मोनोसेक्राइड जुड़ के एक चेन बना देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड कहते हैं। अब पॉलीसेक्राइड जो है ना, ये पानी में बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो सकते। जैसे कि व्हीट है, गंदुम है या चावल है, ये क्या है? ये पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स में आते हैं। तो जो चावल है उसको क्या हम पानी में मिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जैसे चीनी को हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चावलों को नहीं कर सकते, तो ये पानी में मिक्स नहीं हो सकते और इनका कोई मीठा टेस्ट नहीं होता, तो ये टेस्टलेस होते हैं। जैसे शुगर में एक मीठा टेस्ट आता है, हनी में आता है, फ्रूट्स में आता है, इस तरह इनमें कोई भी मीठा सा टेस्ट नहीं आता, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ये टेस्टलेस होते हैं। उसके बाद पॉलीसेक्राइड, यहाँ पे ये जो साइड बॉक्स है ना, ये आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स कौन से नेचर में, यानी हमारी नेचर में, हमारे इर्द गिर्द कुदरत में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, ज्यादा मिकदार में, सबसे ज्यादा मिकदार में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? पॉलीसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स के हमने तीन क्लासेस देखी ना, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा हमारी नेचर में कौन से वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। अब पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया हुआ है। 4 एग्जांपल्स हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। स्टार्च क्या चीज है? स्टार्च जो है ना, वो ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में हमने ना बहुत दफा पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट को यूज करते हुए प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। ये बातें तो बहुत डिस्कस होगी, लेकिन जो प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं ना, वो किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, सही है। तो प्लांट के अंदर जो पॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं, प्लांट जिस फॉर्म में फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, वो क्या होता है? स्टार्च होता है। तो स्टार्च जो है वो प्लांट्स का पॉलीसेक्राइड होता है। अच्छा, अब स्टार्च कैसा होता है, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, ये बना हुआ कैसे होता है? इसके अंदर जो ये ना ग्लूकोज के यूनिट से बना होता है, यानी 100 से 1000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। किस तरह जुड़ते हैं? या तो इस तरह से स्ट्रेट चेन में भी जुड़ सकते हैं, ये जो इस तरह की चेन्स होती हैं उनको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं, या फिर जो ना एक स्ट्रेट चेन में से ऐसे ऐसे ब्रांचेस से निकल रही होती है ना, शाखें से निकल रही होती हैं, तो ब्रांचेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, दोनों फॉर्म में, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी 100 से 1000 तक मॉलिक्यूल जुड़ के बना सकते हैं, या फिर जो है वो ब्रांच चेन भी बन सकती है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन मैंने आपको बताया ना, हम जो खाना खाते हैं ना, स्टार्च वगैरह, हम जो प्लांट से कुछ लेते हैं फूड, तो वो हमें एनर्जी किस फॉर्म में देता है? ग्लूकोज की फॉर्म में देता है, ग्लूकोज की फॉर्म में देता है। उसकी ब्रेकडाउन होती है ना स्टार्च की हमारी बॉडी के अंदर, तो स्टार्च किस से बना हुआ है? ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज की फॉर्म में हमें एनर्जी देता है। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो ग्लूकोज होता है ना, जब बॉडी में ज्यादा होता है ना, एक्स्ट्रा होता है, यानी एक तो हमें बॉडी को जरूरत है एनर्जी की, तो उतना ग्लूकोज तो यूज हो गया, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज जो है ना, वो लिवर में और मसल्स में भी, वैसे मैंने उस चैप्टर में हमने सिर्फ लिवर के बारे में पढ़ा था, लेकिन लिवर के साथ साथ मसल्स भी होते हैं, तो लिवर और मसल्स के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और जब बॉडी को जरूरत होती है ना शुगर की, ये ग्लूकोज की, एनर्जी की, और एनर्जी नहीं होती हमारी ब्लड में, तो उस वक्त जो है वो लिवर और मसल्स ने जो स्टोर किया हुआ होता है ना एक्स्ट्रा, वो उसको रिलीज कर देते हैं। लेकिन लिवर और मसल्स जो है ना, वो ना तो स्टार्च की फॉर्म में अपने पास स्टोर करते हैं, क्योंकि स्टार्च तो वैसे ही एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स का पॉलीसेक्राइड, सॉरी प्लांट्स का पॉलीसेक्राइड है, एनिमल्स का नहीं है। अच्छा, अब स्टार्च हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में भी इसको स्टोर नहीं करते, बल्कि ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजिन में। तो ग्लाइकोजिन को हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, कि प्लांट्स में जो स्टोरेज है पॉलीसेक्राइड्स की, वो स्टार्च की फॉर्म में है, लेकिन एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। तो एनिमल स्टार्च हम किसको कहते हैं? ग्लाइकोजिन को कहते हैं। अब ग्लाइकोजिन में भी हमारे पास सेम इसी तरह से ग्लूकोज की चेन्स प्रेजेंट होती है, लेकिन ये हाईली ब्रांच चेन्स होती है, यानी इनके अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचेस बनी हुई होती हैं, और ये जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ना, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ये टूट जाती है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो पिछले पेज पे हमें बताया हुआ कैटाबॉलिज्म, कि जब भी बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, इसी तरह से ग्लाइकोजन
ایک बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज के यूनिट्स प्रेजेंट हैं और उनसे मिलके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल ये बना हुआ है। और जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो ये टूट जाएगा और सिंपल फॉर्म्स में ग्लूकोज में इसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी छोटे यूनिट्स में। तो ये जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ना, जिसमें जिसके थ्रू ये कट डाउन हुआ या ब्रेकडाउन हुई, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अगला जो पॉलीसेक्राइड है वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है, इसमें भी ग्लूकोज के ही यूनिट से मिलकर ये बना होता है। इसी तरह से हंड्रेड टू थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज के यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन किस तरह से, स्ट्रेट चेन में, एक बिल्कुल यूं सीधी चेन में आके ये मिलते जाते हैं एक स्ट्रेट चेन में, और क्या बना देते हैं, सेल्यूलोज बना देते हैं। ये सेल्यूलोज प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्लांट्स की सेल वॉल्स में। हमने देखा था ना कि जो एनिमल्स है, एनिमल सेल के बाहर जो है वो एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि इस सेल में, ये सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है ना सेल के बाहर, ये जो सेल का सारा स्ट्रक्चर है इसके बाहर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाहर एक और जो है वो वॉल प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं, इसको सेल वॉल कहते हैं। डबल जो है वो प्रोटेक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। तो ये जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है ना, जो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है सेल वॉल, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो इसी सेलुलोज के जो है ना मॉलिक्यूल्स, इनसे मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है काइटिन। काइटिन क्या है, वो सेलुलोज की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड क्या होता है, बेहतर कर देना, यानी सेलुलोज के अंदर ही थोड़ी सी बेहतरी लाई जाए तो क्या बन जाता है, काइटिन। सेम ये सेलुलोज ही है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि जो पॉलीसेक्राइड्स में ग्लूकोज के यूनिट्स है ना, उसके साथ साथ काइटिन के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो ये हर ग्लूकोज के जो है यूनिट, उसके साथ एक एक नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होता है। बस ये मॉडिफिकेशन इसके अंदर हुई भी होती है, ये चेंजिंग या ये बेहतरी हुई भी होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, ये जो बाहर वाली हमारी जो है ना वो लेयर होती है ना, एक्सोस्केलेटन बाहर का जो होल होता है, किनका, क्रैब्स। क्रैब्स क्या होते हैं, जो केकड़े होते हैं ना समंदर के अंदर पाए जाते हैं, केकड़े से। उसके बाद लॉबस्टर होते हैं, जो ये भी इस तरह से होते हैं, कछुए के जैसे ना, झींगे से होते हैं, समंदर के अंदर ही होते हैं ये भी। और इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी वगैरह, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं हमारे पास, ये इंसेक्ट्स होते हैं। तो उनके बाहर आपने देखा होगा ना, एक सख्त सी, एक भुरभुरी सी एक लेयर होती है और थोड़ी सी हार्ड सी होती है, इस तरह की एक लेयर होती है। कभी किसी कॉकरोच को ऐसे पाँव से अगर मार दे तो एक क्रिच क्रिच सी आवाज आती है। उसके बाहर जो एक्सोस्केलेटन होते हैं ना, इनके बाहर, एक्सो कहते हैं बाहर, इनका जो स्केलेटन होता है ना वो बाहर प्रेजेंट होता है। हमारा जो स्केलेटन है, ढांचा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ना। अच्छा, तो अब इनके ये जो हमारे अंदर एंडोस्केलेटन होता है ना, अंदर होता है, तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, इनके क्रैब्स, लॉबस्टर्स और इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में काइटिन प्रेजेंट होता है। और फिर जो फंजाई है ना हमारे पास, जैसे प्लांट्स की भी सेल वॉल होती है, इसी तरह से फंजाई भी हमारे पास जो है उनकी भी सेल वॉल होती है। प्लांट्स की सेल वॉल तो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल है ना वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। आगे इन सब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब आपकी मर्जी है, इजी सा है, अगर बनाना चाहे तो बना ले, नहीं भी बनाए तो इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आपको कोई बनाने के लिए पेपर में कहेगा। वो जो पीछे मोनोसेक्राइड्स और डायसेक्राइड्स है ना, उनके स्ट्रक्चर्स आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, क्योंकि वो आपके पास आ सकते हैं पेपर में। इनका स्ट्रक्चर आप चाहें तो ये देखो ना, एक एक ग्लूकोज का ये यूनिट है, काफी सारे यूनिट्स मिल के ये एक बड़ा सा कंपाउंड बना देते हैं। तो स्टार्च में ब्रांच चेंज भी हो सकती है, ब्रांचेस वाली, और यूं एक स्ट्रेट टाइप चेन भी हो सकती है। ये है स्ट्रेट चेन ही, बस वो यूं फोल्ड होके पड़ी हुई है। सेलुलोज के बिल्कुल स्ट्रेट चेन, और ग्लाइकोजन की जो चेन है उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और फंक्शंस। ये ना टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास लॉन्ग में भी ये कार्बोहाइड्रेट्स में नोट आ सकता है, इसकी तीनों क्लासेस पे नोट लिखने के लिए आ सकता है। उसके अलावा ये सोर्सेज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, या सोर्सेज और फंक्शन लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। अब मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, तीनों के सोर्सेज क्या है, यानी कौन से फूड मॉलिक्यूल से हमें ये मिलते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आ जाते हैं, जो हमने पढ़े हैं। अच्छा, ये कहाँ कहाँ किसके से मिलते हैं, फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, जो सब्जियां वगैरह खाते हैं, हनी, शहद में। और सीरियल्स क्या होती है, दालें, अनाज वगैरह, जैसे रोटी, चावल, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डाइसेक्राइड्स जो है उसमें हमने सुक्रोज को पढ़ा, लैक्टोज को पढ़ा और माल्टोज को पढ़ा। सुक्रोज जो है वो हमें जो है वो किसमें मिलता है, वो शुगर बीट कहते हैं चुकंदर को। शुगर बीट किसको कहते हैं, चुकंदर को। तो सुक्रोज है वो चुकंदर में भी होता है। शुगर केन कहते हैं गन्ने को, गन्ने में भी पाया जाता है। और उसके अलावा कुछ फ्रूट्स जो है उसमें भी पाए जाते हैं, यानी कुछ फ्रूट्स ऐसे होंगे जिनमें मोनोसेक्राइड्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सुक्रोज होता है। फिर जो पॉलीसेक्राइड्स है ना, पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास सीरियल क्रॉप्स में होते हैं, यानी कि सीरियल क्रॉप्स जो है वो क्या है, वो इस तरह फसलें जो होती है ना, जो सीरियल्स देती हैं, जैसे कि ये आगे सीरियल क्रॉप्स मिलके बताए हुए हमें। ये सीरियल क्रॉप्स देखिए, आप देख रहे हैं सेमी कॉलन लगा हुआ है। सेमी कॉलन का मतलब ये है कि ये आगे ना ये सीरियल क्रॉप्स आपको बताए हुए हैं। अब वीट क्या है, गंदुम।
बार्ले क्या होता है, जो में प्रेजेंट होते हैं। मेज क्या होता है, मकई, सही है। और राइस क्या होता है, चावल। तो ये सब हमारे पास क्या है, सीरियल क्रॉप्स हैं, यानी फसलें जो हमें सीरियल्स यानी गंदम, अनाज, जो मकई, ये सब, इन सब में कौन प्रेजेंट होता है, पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। आगे जो है ना वो इनके फंक्शंस बताए हुए हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के। ये भी आपके पास अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इनके फंक्शंस के ऊपर लिखने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास इसके फंक्शंस में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है, यानी जो भी हम खा रहे हैं और जो हमें एनर्जी मिल रही है वो वैसे भी तो ग्लूकोज की फॉर्म में ही हमें एनर्जी मिल रही होती है ना। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी का, ताकत का, जो हमें काम करने के लिए कुछ भी चाहिए एनर्जी, उसका मेन सोर्स कौन है, प्राइमरी सोर्स, बुनियादी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ग्लूकोज जो है वो किस लिए यूज होती है, सेल्स उसको यूज करते हैं ग्लूकोज को, और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह से, सेलुलर रिस्पायरेशन से। सेल के अंदर भी तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस से सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। डाइटरी फाइबर कंटेन्स अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी फूड का वो हिस्सा जो हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, यानी उसको हजम नहीं कर सकती, अनडाइजेस्टेबल होता है, जैसे कि सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है ना सेलुलोज, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो जब भी हम प्लांट से ही तो फ्रूट्स और फूड्स और वेजिटेबल्स वगैरह ले रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर जो है वो कुछ इस तरह के डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेबल होते हैं, यानी सेलुलोज से बने होते हैं, और हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। उनका क्या फंक्शन है कि वो प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। बाउल मूवमेंट्स में यानी स्टूल की, फीसिस की जो हमारी बॉडी से मूवमेंट होती है ना, एक्सक्रीट आउट होती है बाहर के, तो उसमें जो है वो हेल्प करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। अच्छा, अब पेंटोजेस जो है उनमें हमने राइबोजेस और डीऑक्सीराइबोस को देखा ना। अब ये दोनों क्या है, ये बहुत इसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, न्यूक्लिक एसिड्स का। न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप्स हमने देखी है, डीएनए और आरएनए। इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर से बना होता है, और जो आरएनए है वो राइबोस शुगर से बना होता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है सीक्वेंस से, यानी कि देखिए ना, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस लिखा है ना, तो साथ आरएनए और डीएनए सीक्वेंस से लिखा है। जब भी इस तरह से कुछ लिखा हो ना, तो आपने समझ जाना है कि जो पहले नंबर पे चीज लिखी है वो पहले इधर भी पहले नंबर की चीज से कनेक्टेड है, और जो दूसरे नंबर पे चीज लिखी है वो इधर भी दूसरे नंबर से कनेक्टेड है, यानी राइबोस से आरएनए बनता है और डीऑक्सीराइबोस से डीएनए बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लांट्स जो हैं वो अपने मोनोसेक्राइड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि सुक्रोज वगैरह, ताकि वो मोनोसेक्राइड्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर सके। बॉडी पार्ट्स किसके, प्लांट के बॉडी पार्ट्स। प्लांट के अंदर ना फूड कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीफ के अंदर। लीफ के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो है वो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, तो लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो लीफ के अंदर जो फूड बनता है ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो बनता है मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह या फ्रुक्टोज की फॉर्म में। लेकिन अब लीफ में वो बन जाता है, तो प्लांट ने उसको अपने बाकी बॉडी पार्ट्स में भी तो ट्रांसपोर्ट करना है ना, रूट्स में और हर जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, स्टेम्स में। तो लीफ में बनने के बाद वो फ्लोएम के थ्रू जो है वो सारे के सारे प्लांट की जो बॉडी पार्ट्स है ना, वहां पे क्या होना होता है, उसने ट्रांसपोर्ट होना होता है। तो वो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि प्लांट उसको डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि सुक्रोज में, जो कि ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है सुक्रोज, इस तरह से किसी ना किसी डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से सॉरी मिलके बनती है ना सुक्रोज। तो अब मोनोसेक्राइड्स भी तो प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और इसी तरह से बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके बॉन्ड्स बना के उनको जोड़ के उनको सुक्रोज में, डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो सुक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी पार्ट्स में, और उन सुक्रोज के थ्रू ही मोनोसेक्राइड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, सुक्रोज भी तो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी है ना। तो अब जब क्या होगा कि लीफ ने तो मोनोसेक्राइड बनाया, लेकिन वो मोनोसेक्राइड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसने उसको डाइसेक्राइड में, सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया। अब वो सुक्रोज जब जाएगी लीफ से स्टेम्स तक, रूट्स तक, फिर वहां पे जाके जब उसने वहां पे एनर्जी देनी होगी तो उसकी ब्रेकडाउन होगी, दोबारा से वो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्लांट ने ट्रांसपोर्ट तो मोनोसेक्राइड्स को ही किया, लेकिन किस फॉर्म में किया, डाइसेक्राइड की फॉर्म में। तो ये पॉइंट अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि सेलुलोज जो है वो सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट की तीनों क्लासेस में से देखा जाए ना, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स, तो उनमें सबसे अबंडेंट कौन है, पॉलीसेक्राइड्स। फिर पॉलीसेक्राइड्स के भी आगे हमने 3-4 देख लिए कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है। उसमें से भी जो सेलुलोज है ना, वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है। तो सबसे अबंडेंट अगर कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं हम,
तो वो हमारे पास वैसे तो अगर इन तीनों टाइप्स में से देखें तो पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड्स के अंदर कौन है, सेलुलोज सबसे अबंडेंट है। ये क्या करता है, ये प्लांट के जो सेल है ना उसको सपोर्ट देता है, क्योंकि उसकी बाहर वाली जो सेल वॉल है प्लांट के बाहर वो इससे बनी होती है, प्लांट को सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर देता है, और पूरे के पूरे प्लांट को जो है, पूरे प्लांट को, प्लांट के सेल्स को देते हैं, और इस तरह पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी है ना, तो हर सेल को ये सपोर्ट दे रहा है, तो इस तरह से ये पूरे प्लांट को भी सपोर्ट दे रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जो बच्चों को अक्सर बहुत मुश्किल लगता है। तो आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहे।